आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची कहानी में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। कोलकाता में एक लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। अच्छी खासी वहां उसकी नौकरी थी, अच्छी खासी सैलरी थी। 35,000 40,000 रुपए वहां पे वो सैलरी ले रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको अचानक दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल जाता है और वो उसको ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं। वो उसको बोलते हैं हम आपको 1 लाख रुपए तक की सैलरी दे देंगे, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। तो 35,000 40,000 रुपए वो कमा रही थी वहां पे ऑलरेडी। तो लड़की के मन में लालच आ जाता है और वो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू के लिए जाती है उस कंपनी में। 8 जून 2019 को वो घर से जाती है और उसका इंटरव्यू होना था 10 जून 2019 को। वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद में 10 जून को वो इंटरव्यू की जगह पे जाती है जहां उसको बताया गया था। इंटरव्यू वेन्यू पे जाती है। वहां पर कुछ कैंडिडेट्स पहले से ही मौजूद थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो ये लड़की भी जाकर वहां पर बैठ जाती है, अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। इतने में जो लड़का होता है, जो वहां पर ऑफिस बॉय का काम करते हैं, जो पियोन का काम करते हैं, जो पियोन का कार्य करते हैं, वो लड़का आता है और उस लड़की को बोलता है कि मैडम आप चाय लेना पसंद करेंगी या कॉफी लेंगी। तो उस पर ये लड़की मजाकिया लहजे में बोल देती है कि आप जो अच्छा बनाते हैं वो ले आइए, कॉफी या चाय में कुछ भी पी लूंगी। तो वो लड़का उसको, लड़की को चाय लाकर दे देता है और ये लड़की चाय पीने लगती है। चाय पीते पीते इस लड़की को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा इसके छाने लगता है और ये बेहोश हो जाती है वहां पर। और बेहोश होने के बाद में जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक कोठे पर पाती है। कोठे में कहाँ पर पाती है? दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक मार्केट है, कमला मार्केट। और वहीं पर एक एरिया है जीबी रोड। जीबी रोड के कोठा नंबर 68 68, यानी कि कोठा नंबर 68 पे ही अपने आप को पाती है वहां पर। और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये अपने सामने एक वृद्ध व्यक्ति को देखती है जो बूढ़ा लग रहा था देखने में, और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और ना ही लड़की के तन पर एक भी कपड़ा होता है। तो ये लड़की वहां देखकर अपने आप को चौंक जाती है और इसकी यानी कि जो इसका माइंड था वो सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नशे में थी। इसको नशीला पदार्थ दिया गया था। तो ये इसकी बॉडी इस कंडीशन में भी नहीं थी कि ये कुछ अपने लिए, अपने बचाव के लिए कुछ मूवमेंट कर पाए इसकी बॉडी। तो इसको थोड़ा थोड़ा याद था। इसने बताया था लड़की ने बाद में कि 15 से 20 व्यक्तियों को इसने गिना था जो इसके पास लगातार आते रहे और आने के बाद जाते रहे इसके पास से, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करते रहे। तो इसने 20 व्यक्तियों को बताया था कि इतने तक तो मुझे याद है, उसके बाद इसको कुछ याद नहीं था। वो भी इसको नशे में याद था। तो वहां इसको खूब मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और रोज नए नए कस्टमर आते हैं और इस लड़की को दिखाया जाता है। लड़की पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, देखने में अच्छी थी, अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि पढ़ी लिखी थी। तो आने वाले कस्टमर, आने वाले जो भी व्यक्ति होते थे, इसी लड़की की डिमांड करते थे। तो इसी लड़की को वहां पर वो बुलाते थे और इसी के साथ वक्त बिताते थे। एक दिन ऐसा होता है, एक व्यक्ति दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में, यानी कि उसका करोल बाग में वो रहता था। तो वो फोन करता है इसके लड़की का नाम होता है खुशी, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी। तो ये जो व्यक्ति था जो करोल बाग की साइड जा रहा था, ये एक फोन करता है और फोन करने के बाद में बोलता है कि क्या तुम खुशी के भाई बोल रहे हो? तो ये लड़का झूम उठता है खुशी से और ये बोलता है कि हाँ, मैं खुशी का भाई बोल रहा हूँ। कि आपको पता है मेरी बहन कहाँ पर है? मैं आपको इस कहानी में एक बात बता देता हूँ, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जो खुशी बता रहा हूँ, जो मैं आगे चल के और भी नाम बताऊंगा, ये सब काल्पनिक नाम है। रियल नाम मैंने इस स्टोरी में नहीं बताए हैं, क्योंकि रियल नाम बताना सही नहीं होगा किसी के लिए इस कहानी में। तो ये सभी नाम मैं काल्पनिक नाम बताऊंगा आपको। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैं खुशी का भाई बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तो वो लड़का बोलता है कि देखो, मैं अपने बारे में तो ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ, तुम्हारी बहन दिल्ली में है और इस एरिया में है, आकर उसको बचा लो। तो वो लड़का अपने माँ बाप के पास जाता है, खुशी से जाता है और अपने माँ बाप को रोता हुआ बताता है कि बहन का पता लग गया है और बहन को बचाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो लड़का अपना बैग पैक करता है और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद में सबसे पहले वो फोन मिलाता है उसी व्यक्ति को जिसका कॉल उसके पास गया था। तो वहां जाकर पहली बात तो वो व्यक्ति उस लड़के से मिलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंडीशन होगी उसकी, कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, वो मिलना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब ये लड़की का भाई उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो व्यक्ति मिलने के लिए राजी हो जाता है और इसको बुला लेता है अपने कमरे पर, अपने जो उसका घर होता है रहने के लिए, वहां उसको बुला लेता है।
और वहां जाने के बाद में जब पता चलता है कि वो लड़का जिसने फोन किया था वो भी कलकत्ता का ही है और ये लड़का और ये लड़की भी कोलकाता के ही थे। तो इस तरीके से वो उससे पूरा पता लेता है, पूरा आता पता पूछता है कि कहाँ पर है वो लड़का, उसको सब कुछ बता देता है कि इस कोठे पर, इस एरिया में और यहाँ पर दिल्ली में तुम्हारी बहन है। तो वो लड़का जाता है, उसी कोठे पर जाता है, ग्राहक बनकर जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा और अगर पुलिस वाले भी मिले हुए उन कोठे वालों से, तो मेरी बहन को और मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये लड़का प्लान बनाता है और वहां पर ग्राहक बनकर पहुंच जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए। तो उसी कोठे पर जाता है और उस कोठे पर जाकर बताता है जो कोठे की मालकिन होती है, जो मैनेजर होती है वहां पे, और उसको बोलता है कि मुझे कुछ वक्त बिताना है, मुझे लड़की चाहिए। और उसको लड़कियां दिखाई जा रही थी, एक के बाद एक के बाद एक, वो सभी को रिजेक्ट कर रहा था। और रिजेक्ट करने के बाद में उसके कानों में एक आवाज आती है और उसको बोला जाता है कि इसको वो लड़की दिखाई है जो अभी 1 महीने पहले आई है। और जैसे ही उस लड़की को लाया जाता है, उस लड़की के कमरे से एक व्यक्ति निकल रहा था वहां से। तो वो लड़की जब बाहर आती है अपने भाई को देखकर वो शर्माने लगती है और वो यानी कि अपने भाई से आंखें नहीं मिला पा रही थी। तो वो लड़का यानी कि उसका जो भाई था उसको देखते ही बोल देता है कि हाँ मुझे इस लड़की के साथ जाना है। और वो लड़का उस लड़की के साथ चला जाता है अंदर। और जाने के बाद में दोनों भाई और बहन एक दूसरे के मुंह पर हाथ रखकर काफी रोते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। और उससे पूछता है कि बहन ये कैसे हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आई, क्या क्या हुआ। तब इसकी बहन जो एक कहानी बताती है कि मैं कलकत्ता में जिस कंपनी में नौकरी क्या करती थी वहां मेरी एक दोस्त बन गई थी, उपासना नाम की दोस्त थी। तो उस दोस्त के साथ मेरा उठना बैठना था, खाना पीना था, कैंटीन में साथ जाना था और ऑफिस वर्क था, साथ में दोनों काम करते थे, दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, तो वो सब कुछ उससे शेयर करती थी। तो एक दिन एक दिल्ली से ऑफर आता है उस लड़की के पास, यानी कि जो इसकी दोस्त थी उपासना, ये ऑफर पहले उस लड़की के पास गया था। तो वो बोलती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, इससे खुशी से कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। वो इस पर ही लड़की पूछने लगती है उससे, उपासना से, कि क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। तो वो बोलती है कि मेरी यहाँ पे सैलरी 35,000 40,000 है, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी का ऑफर आ रहा है दिल्ली से, लेकिन मेरे माँ बाप एग्री नहीं है, मुझे वो भेजना नहीं चाहते हैं, वो मना कर रहे हैं। तो इस पर ये लड़की खुशी बोलती है कि क्या मैं इस कंपनी के लिए, तुम्हारे माँ बाप तो एग्री हो नहीं रहे, क्या मैं चली जाऊं इस कंपनी के लिए, ये ऑफर मैं ले लेती हूँ। तो उस पर वो लड़की जो उसकी दोस्त होती है वो बोल देती है, हाँ तुम चली जाओ वहां पर कंपनी में और तुम इंटरव्यू दो वहां पे, मैं बाद में आ जाऊंगी, मैं बाद में देख लूंगी अपने पिताजी को और अपनी माता जी को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके मैं बाद में आ जाऊंगी, फिलहाल ये ऑफर तुम ले लो। तो उसके ऑफर बताने के बाद उसका जो उसने एड्रेस बताया था, जो उसके ऑफिस का एक लड़का था उसके साथ वो वहां पर आई थी, तो वो वहां पर उसको लेकर आता है दिल्ली में। और दिल्ली में आने के बाद में वो चाय पीती है और चाय पीने के बाद उसकी आंख कोठे पर खुलती है। तो ये पूरी कहानी अपने भाई को बता देती है। तो उसका भाई पूछता उससे कि बहन क्या करूं, क्या, वो यानी कि उसका भाई वहां से निकल कर आ जाता है और आने के बाद में खूब दिमाग लगाता है। उसको कोई भी आइडिया नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो दिल्ली में नया था, दिल्ली के एरिया से वो वाकिफ नहीं था, वहां के लोगों को वो जानता नहीं था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फिर दूसरी बार फिर जाता है अपनी बहन के पास, उसी कोठे पर जाता है, ग्राहक बन के जाता है, फिर से वापस से वो चला जाता है और उसको बोलता है कि बहन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे यहाँ से बचाऊं, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, तुम ही मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर इसकी जो बहन होती है खुशी, वो बोलते है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और महिला आयोग के पास जाओ, महिला आयोग के पास में स्वाति मालीवाल है, उनसे जाकर बात करो, उनको बताओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। तो इस पर ये लड़का ऐसे ही करता है, वहां से निकलता है, ये सीधा महिला आयोग पहुंच जाता है। महिला आयोग पहुंचने के बाद में इसको वहां पर एक महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी मिलती है और उनको ये पूरी कहानी बता देता है कि मैम ऐसे ऐसे है, मैं अभी अपनी बहन के वहां से आया हूँ और मेरी बहन को वहां जबरदस्ती रखा हुआ है और काफी उसको प्रताड़ित करते हैं और उसको काफी उसके साथ मारपीट करते हैं। तो किरण नेगी जो होती है वो बोल देते हैं कि ठीक है, हम अपनी मैम से पूछकर बता देते हैं। और तो ये किरण नेगी जी जो होती हैं, ये स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की सदस्य होती हैं, उनको पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी बताने के बाद में कहते हैं कि झूठ होने की तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि लड़का अभी अपनी बहन से मिलकर आ रहा है, तो बात तो बिल्कुल सच है और हमें इस लड़के की मदद करनी चाहिए और इसकी बहन काफी मुसीबत में है। तो ये जो स्वाति मालीवाल जी जो होती हैं, ये बात करती हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी उस टाइम के जो थे मनदीप सिंह रंधावा से, उनसे बात करती है और उनको पूरी कहानी बताती है। तो मनदीप सिंह रंधावा जो है,
इस लड़के से और उनसे बात करता है और एक पूरी टीम गठित की जाती है और इस लड़के को बताया जाता है, एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि उस दिन तुम वहां पर वापस से ग्राहक बन के जाओ और ग्राहक बन इतने हमारी टीम वहां पे नहीं पहुंच जाती है, तुम अंदर ही रहना, कमरे में ही रहना, गेट मत खोलना। तो एक डेट फिक्स कर दी जाती है, मुकर्रर कर दी जाती है। वो लड़का तीसरी बार भी उस कोठे पर चला जाता है और वापस से अपनी बहन के साथ वहीं चला जाता है। और इतने में ही जो महिला आयोग की टीम होती है, स्वाति मालीवाल, सुमन नेगी और जो डीसीपी होते हैं मनदीप सिंह रंधावा, वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बाकायदा सुरक्षित इस लड़के को और इस लड़की को वहां पे वो छुड़ा लेते हैं। छुड़ाने के बाद में जो उस कोठे की मालकिन होती है और जिस के थ्रू ये लड़की यहाँ पर आई थी, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना, ताकि आप जागरूक रहें और कोई भी अनहोनी होने से पहले आपके पास उसकी भनक आपको लग जाए। बस यही हमारा मोटिव है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। मिलता हूं आपसे अगली किसी और नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।